नेक्स्ट इसमें फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसमें यहाँ पे फिर दिया गया है अदर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग, कि जो आपके इलास्टिक स्प्रिंग में, ठीक है, कि अगर आपका कोई भी स्प्रिंग है, अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो या फिर आप इसको अगर कंप्रेस करते हो, तो वो वाला जो इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग, वो भी आपका क्या होता है। जैसे कि आपका इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब कि जो आपके पेन में जो स्प्रिंग होता है, अगर आप उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचो तो उसमें जो फोर्स होगा, या फिर आप उसको दोनों तरफ से कंप्रेस करो, दोनों तरफ से दबाओ, तो वो वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग। तो जैसे कि अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो ये आपकी इलास्टिक स्प्रिंग है, तो अगर हम इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचें तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके फोर्स, जैसे आप दोनों तरफ से फोर्स खींचते हो, उसमें भी आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो ये हमने स्ट्रेच किया, और अगर हम इसको दोनों साइड से क्या करें, कंप्रेस करें, यानी कि यहाँ से भी ऐसे फोर्स लगाएं और यहाँ से भी ऐसे फोर्स लगाएं, तो ये आपका कंप्रेस हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें भी आपके क्या होते हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं, और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलास्टिक स्प्रिंग के फोर्सेस कहते हैं, और ये वाले फोर्सेस भी आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स है आपके इलास्टिक स्प्रिंग का, जो फोर्स है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, या दोनों ही आपके नेगेटिव चार्ज हैं, या दोनों ही आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनके बीच में जो होता है, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, और ये हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो ये जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, कूलम फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, और ये भी जो होता है आपका कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव होते हैं। जो आपके इलास्टिक स्प्रिंग के, यानी कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या स्ट्रिंग को कंप्रेस करें, तो वो वाला जो फोर्सेस होता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच का, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का जो आपका फोर्स होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो भी आपका कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि दो मैग्नेट्स के बीच के जो फोर्स होते हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में, जैसे कि मान लो ये पहला मैग्नेट है, मान लो ये दूसरा मैग्नेट है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये इनके बीच में भी या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फोर्स भी जो है आपके कौन से फोर्सेस होते हैं, दे आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये भी आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। द लास्ट टू फोर्सेस आर कॉल्ड द सेंट्रल फोर्सेस। तो जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं और जो आपके मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, ये आपके इनको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज़। इसका मतलब कि जैसे कि ये कोई भी आपका पहला चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये दूसरा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनकी जो डायरेक्शन है हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, टू चार्जेस, तो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, इनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, क्योंकि ये पहले चार्ज का सेंटर ये है और दूसरे चार्ज का सेंटर ये है, तो दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो है हमारे फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। यानी कि जो आपके मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं और जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो आपके सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर हमने देखा जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे जो हैं ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और इनको हम सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े कंजर्वेटिव फोर्सेस के। इसके बाद है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स
from the one position to other position depends only on the initial position and final position of the body। कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर कोई भी जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर हम किसी भी बॉडी को मूव कराएं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो सिर्फ उन पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड इन गोइंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी आपका वर्क डन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन से पाथ से आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट ए कौन सा है और फाइनल पोजीशन बी कौन सी है, और कौन सा पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, किस रास्ते से हम जा रहे हैं, उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सेकेंड पॉइंट था इसमें। थर्ड पॉइंट है वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू एनी राउंड टिप और क्लोज लूप वेयर द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन कंसाइड इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं कि जैसे कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, पहले आप ए से बी पे गए, ठीक है, तो कितना वर्क डन हुआ आपका, और फिर आप बी से ए पे आए, तो ये इस तरीके का जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड लूप कहते हैं। इस तरीके का जो रास्ता होता है इसको हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं। यानी कि पहले आप ए से बी पे गए और फिर दोबारा आप बी से ए पे आ गए, तो इस केस में जो इनिशियल फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है दोनों आपके क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब इस केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। तो वर्क डन इस केस में यही बताया गया कि कंजर्वेटिव फोर्स में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर आप किसी भी बॉडी को जो है क्लोज्ड पाथ में लेके जा रहे हो, यानी कि पहले आप ए से बी में गए और फिर दोबारा बी से ए में गए, तो क्लोज्ड पाथ में अगर आप जाते हो तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन की वैल्यू जो होती है वो क्लोज्ड पाथ में ज़ीरो के बराबर होती है। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो जहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों की वैल्यू सेम होती है, उस केस में आपके वर्क डन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है। ठीक है, तो इसने कहा है कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इफ़ वी टेक वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट ग्रेविटी इट टेकन एज ए नेगेटिव, देन द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू ए बाय द ग्रेविटी इज। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम जो है ये हमारा ए से बी तक हम किसी भी बॉडी को लेके जा रहे हैं और ए से बी तक इस बॉडी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी के अलोंग लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉडी को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगा रही है और जो हम अप्लाइड फोर्स से बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो फिर अगर हम बॉडी को बी से नीचे की तरफ लेके आएँ, अब हम बॉडी को कहाँ लेके आ रहे हैं, बी से ए की तरफ, तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो जो होगी डब्ल्यू के पॉजिटिव होगी इस केस में। तो इसमें हमने क्या किया कि अगर आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो ए से बी की तरफ, और फिर आप बॉडी को बी से ए की तरफ नीचे लेके आ रहे हो, बी से ए की तरफ नीचे लेके आ रहे हो, तो अगर आप बॉडी को बी से ए की तरफ नीचे लेके आ रहे हो तो आप उसको ग्रेविटी की तरफ लेके आ रहे हो, तो इस वाले केस में जो वर्क डन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, इस वाले केस में जो आप बॉडी को अप लेके जा रहे हो, और इस वाले केस में जो है आप बॉडी को डाउन लेके जा रहे हो। तो जब आप बॉडी को डाउन लेके जा रहे हो तो आप उसको ग्रेविटी के अलोंग लेके जा रहे हो, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब आप बॉडी को ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो तो आप उसको ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन आप ऊपर लेके जा रहे हो तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव आएगी इस केस में। ठीक है, तो पहले केस में अगर आप बॉडी नीचे आ रही है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हम दोनों पॉइंट्स आपके सेम है, ए और बी के बीच की हाइट अगर सेम है, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ए से बी तक का जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ए से बी तक का जो हम ए से
बी तक को ले जाने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो आपका किसके बराबर आएगा, -w के बराबर आएगा। फिर बी से ए तक लाने की फ्रॉम बी टू ए पूरे राउंड ट्रिप में वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से, ठीक है, कि पहले हम जो बॉडी को है ए से बी तक में ले गए, ए से बी तक ले गए और फिर हम बी से ए तक लेके आए, तो पूरा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि नीचे ला रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऊपर लेके आ रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो यही इसमें बताया गया है कि पूरे राउंड ट्रिप में, यानी कि पहले हम ए से बी तक ले जाएं और फिर बी से ए तक ले जाएं, तो जो टोटल वर्क डन होगा, नेटवर्क होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो ऐसे फोर्स होते हैं जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके ऐसे फोर्स होते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पोजीशंस, ठीक है। तो इसमें अगर वो जो वर्क डन है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है तो वो वाला जो फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो कि आपका पाथ पे भी डिपेंड करता है उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ऐसा फोर्स जो कि आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और अगर वो फोर्स आपका पाथ पे भी डिपेंड करता है तो उस फोर्स को हम कौन सा कहेंगे, उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसने फिर बताया है कि सपोज W1, W2 एंड W3 डिनोट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग द 3 डिफरेंट पाथ्स। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है ए से बी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा है कि ये आपका क्लोज लूप है। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम ए से जो है बी पे हमें जाना है और हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, फिर सेकंड पाथ में जो हम ये वाला पाथ लेके जाते हैं और फिर थर्ड पाथ में हम ये वाला पाथ फॉलो करके जाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सभी की जो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू आपकी सेम है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर हम यहाँ से इस वाले पाथ से जाएं तो इसके वर्क डन की वैल्यू अलग होगी, और अगर हम यहाँ से जाएं इसके वर्क डन की वैल्यू अलग होगी, और अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करके जाएं तो इसके वर्क डन की वैल्यू अलग होगी। यानी कि सभी के जो वर्क डन की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। इसका मतलब जो आपका पहले वाले के लिए जो वर्क डन है वो W1 है मान लो, दूसरे वाले के लिए वो जो है वो W2 है, तीसरे वाले के लिए जो है वो W3 है। तो ये क्या होंगे, ये आपके एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता तो ये आपके सेम होते, अगर कंजर्वेटिव होता तो कंजर्वेटिव के केस में ये आपके सेम होते, क्योंकि ए और बी सभी पाथ के लिए सेम है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव में ये वर्क डन की वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो यानी कि जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो आपकी सेम नहीं होती है। और फिर नॉन कंजर्वेटिव की एक और प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग जो आपका वर्क डन होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। वो 0 के बराबर जो आपका वर्क डन नहीं होता है यहाँ पे। तो इस तरीके का जो पाथ होता है ये आपका क्लोज्ड पाथ होता है, यानी कि पहले हम ए से बी पे गए और फिर हम बी से ए पे आए, तो ये वाला पाथ जो होता है ये आपका क्लोज्ड पाथ होता है। और इस केस में भी जो आपका वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ के द्वारा वो 0 के बराबर नहीं होता। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता तो ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने का जो वर्क डन है होता वो आपका 0 के बराबर होता। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये जो वर्क डन है ये आपका 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ऐसे फोर्स जो कि आपके पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, ऐसे फोर्स जो कि आपके पाथ पे भी डिपेंड करते हैं उनको हम कौन से फोर्स कहते हैं, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। फिर हमने बताया कि ये वाले फोर्सेस जो हैं ये आपके पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इस वाले पाथ से जाएंगे तो वर्क डन अलग आएगा, इस वाले पाथ से जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आएगी, इस वाले पाथ से जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। फिर हमने देखा कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज्ड पाथ में, ये अगर क्लोज्ड पाथ है ए से बी तक जाएं और फिर बी से ए तक आएँ, कि क्लोज्ड पाथ में भी वर्क डन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें एग्जांपल्स, कि जो इसमें आपके एग्जांपल्स होते हैं
जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। विस्कस फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एयर की जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जो हमारी टेंशन है और जो हमारा नॉर्मल फोर्स है ये भी हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमने देखा कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपीयर्स इन द सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, साउंड, लाइट एनर्जी एट्सेट्रा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने देखा कि आपके जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऐसे फोर्स जो कि सिर्फ आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि ये हमने देखा फर्स्ट वाले केस में, इस केस में कि अगर यहाँ की इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन भी, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो सभी के लिए जो है वर्क डन की वैल्यू सेम आएंगी और क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग जो वर्क डन होता है वो 0 के बराबर होता है। फिर हमने देखा कि जो आपके ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सभी आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़े ऐसे फोर्सेस जो कि आपके पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव है। विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन और नॉर्मल फोर्स ये सभी आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो सभी को ये अपने आप से रीड करना है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करना है। थैंक यू।